हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके हम 2-4 वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार ही रिपीट होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। आइए देखते हैं पार्ट 1 के वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जितने क्वेश्चन हम बताएंगे ये आपको बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट होते आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। जैसे कि देखिए, कोई विलेन है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा विलेन है, ये हमारा विलेन है। तो इस विलेन का जो द्रव्यमान है, सॉरी इसका भार जो है 1 लीटर है। तो 1 लीटर विलेन में कितने मोल घुले हुए हैं? 1 लीटर विलेन में जितने मोल घुले होंगे, विलेय के जितने मोल घुले होंगे उनकी संख्या ही विलेन की मोलरता कहलाती है। जैसे देख लीजिए, ये हमारा जैसे कि हमारा चीनी और पानी का विलेन है और ये 1 लीटर है। तो इसमें विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं? जितने विलेय के मोलों घुले होंगे वही मोलों की संख्या ही विलेन की मोलरता कहलाती है। मान लीजिए इसमें हमारे 10 मोल घुले हुए हैं, सपोज डेट मान लीजिए। तो जो विलेन की मोलरता होगी वो 10 मोल ही होगी। तो ये होता है हमारा विलेन की मोलरता। तो आइए देखते हैं विलेन की मोलरता के लिए हमारा सूत्र क्या होता है। देखिए, विलेन की मोलरता बराबर देखिए क्या होता है, मोलरता बराबर जो हमारा होता है वो होता है हमारा विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन गुणे 1000। देखिए क्या हो जाएगा, विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय के कितने मोल हैं और बटे में विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन। अगर ये लीटर में है तो ठीक है, अगर ये ml में है आयतन, अगर ml में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ये होता है हमारा मोलरता निकालने के लिए सूत्र। इसको देखिए शॉर्टकट में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे m बराबर n भी ml में इंटू 1000। ये हमारा होता है क्या, सूत्र। तो यम जो है ये हमारा है मोलरता और जो एन है ये है विलेय के मोल की संख्या और जो भी हमारा है ये है हमारा विलेयन का आयतन। ये होता है हमारा मोलरता निकालने के लिए सूत्र। तो मोलरता की परिभाषा हमारा ये होता है कि 1 लीटर विलेयन में घुले हुए मोलों की संख्या को विलेयन की मोलरता कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। देखिए, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, हमारा क्वेश्चन। देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखिए चित्र समझेंगे हम। ये क्या कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए जो हमारा विलयन होता है उसमें 2 घटक होते हैं। जिससे मान लीजिए हमारा किसका, चीनी और पानी का विलयन है। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे चीनी को किससे, चीनी को हम ए से दर्शा देते हैं। हमारा चीनी जो है ए है इसमें और जो पानी है वो हमारा क्या है, बी है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका हम मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इस विलयन में जो उपस्थित हैं, जैसे कि चीनी उपस्थित है तो चीनी के मोलों की संख्या और बटे दोनों चीनी और पानी के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है क्या, मोल प्रभाज। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए हम ए हमारा चीनी है, चीनी का मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं। मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या।
तो इसके ए जो चीनी है इसके मोलों की संख्या और कुल मतलब चीनी और पानी दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा। जो विलयन होता है हमारा दो घटक से मिलकर बना होता है। तो देखिए एक घटक हमारा ये है, एक घटक हमारा चीनी पानी ही नहीं कोई भी घटक घुला हो, इसलिए हम इसको क्या करेंगे ए और बी से दर्शा दिया, हमने किसी का नाम नहीं लिखा है। तो देखिए मान लीजिए हमने ए घटक के विलयन का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखिए क्या सूत्र हो जाएगा। जब हम ए घटक का सूत्र मोल प्रभाज निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स ए, एक्स हमारा मोल प्रभाज हो गया और ए हमारा हो गया घटक। मतलब कि जो ए हमारा घटक है इसका मोल प्रभाज, तो ये ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा। अब हम ए का निकाल रहे हैं मतलब कि दो घटक है ए और बी, तो ए का निकाल रहे हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए ए के मोलों की संख्या और बटे में दोनों ए तथा बी दोनों के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए इसके मोलों की संख्या और बटे एक्स ए प्लस एक्स बी कुल विलयन की मोलों की संख्या। तो दो घटक दे दोनों घटक को हमने लिख दिया तो पूरा विलयन इसमें आ गया। तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से निकालेंगे देखिए ए के मोल प्रभाज का ए का मोल प्रभाज, ए घटक का मोल प्रभाज। इसी तरह से हम क्या करेंगे बी का भी सूत्र निकाल लेंगे। देखिए अगर हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स बी बराबर एक्स बी के मोलों की संख्या बटे पूरे विलयन की मोलों की संख्या एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हमारा हो जाएगा इसका सूत्र। तो यही कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि देख लीजिए हमारा ये विलयन है, इसमें दो घटक घुले हुए हैं ए और बी। हम ए को कुछ भी मान सकते हैं और बी को कुछ, मान लीजिए ए चीनी और बी पानी है। तो अगर हमें ए का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ए का मोल प्रभाज जो हमें ज्ञात करना है तो ए के घटक मोलों की संख्या और बटे विलयन में जितने मोलों की संख्या, जैसे कि ए तथा बी दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं मोल प्रभाज। तो इसका जो हम निकालेंगे तो इसको हम रखेंगे इसके बटे में क्या करेंगे दोनों के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे ए प्लस बी दोनों की मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये मतलब कि कहने का मतलब है कि जब हम किसी विलयन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन के घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है हमारा मोल प्रभाज। तो ये हो गया मोल प्रभाज, तो यही होता है हमारा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। पहले इसकी देखते हैं परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या है, किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई विलयन है, हम क्या करेंगे उसमें हमने कोई पदार्थ डाल दिया। हमारा कोई विलयन है, देखिए वही चित्र समझ लेते हैं। हमारा कोई विलयन है, हमने इसमें कोई पदार्थ डाल दिया। जब हमने इसमें कोई पदार्थ डाला तो इसका जो उबलने की क्षमता थी ये वृद्धि हो गई। इसमें जो ये उबल रहा था उसमें वृद्धि हो गई। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, तो इसकी उबलने की क्षमता में वृद्धि हो गई। तो इसमें जो वृद्धि हुई उसे हम क्या कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, मतलब जो वृद्धि हुई क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। जैसे कि पानी है, हमने इसमें चूना डाल दिया, तो हम जो चूना डालेंगे तो ये पानी और तेजी से उबलने लगेगा। तो ये जो उबलने की वृद्धि है इसे ही कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, ये हमारा होता है। तो परिभाषा में किस प्रकार से लिखना है कि किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, होता है डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्लू और बटे में एम गुणे कैपिटल डब्लू, ये होता है सूत्र। क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र हमारा यही होता है, इसी पे हम
क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन सा चिन्ह क्या है इसमें। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे डेल्टा टी बी है, ये हमारा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और देखिए इसमें जो हमारा के बी है, यहाँ पे के बी, ये हमारा देखिए क्या, ये हमारा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए इसमें जो स्मॉल डब्लू है वो देखिए क्या है, स्मॉल डब्लू इसमें जो है हमारा है विलेय का भार, जो पदार्थ हमने घोला है उस विलेय का भार, कितना घोला है, विलेय का भार। और देखिए यम इसमें क्या है, यम जो है वो है द्रव विलेय का जो है विलेय का अणुभार, यानी कि द्रव्यमान भी कह सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं विलेय का अणुभार या द्रव्यमान। और देखिए जो यहाँ पे कैपिटल डब्लू है वो देखिए क्या है, कैपिटल डब्लू जो है वो है विलायक का भार, जिसमें हम घोल रहे हैं उसका भार, ये है हमारा। तो ये हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला देखिए हमारा क्या, प्रतिलोम प्रासरण क्या है। तो आइए देखते हैं प्रतिलोम प्रासरण क्या है। तो देखिए प्रतिलोम प्रासरण क्या है, पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। देखिए क्या है कि कह रहा है कि यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया प्रासरण के विपरीत होने लगती है, इसलिए इसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। देखिए हमारा प्रासरण किस प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए कि हमारा विलयन है ये, जिसमें एक बीकर लगा हुआ है, ये विलयन दोनों भरे हुए हैं, एक में कम सांद्रण है एक पर अधिक सांद्रण है। देखिए जो प्रासरण का नियम होता है वो क्या कहता है कि जो जो हमारा विलयन होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। जो हमारा प्रासरण का नियम होता है वो कहता है कि विलयन जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन ये क्या कहता है कि यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब, जो प्रासरण का दाब लगता है उससे अधिक दाब यदि हम लगाएंगे विलयन पर, तो विलयन क्या करेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगेगा। देखिए नॉर्मल में प्रासरण के नियम से विलयन तो जो है कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर प्रवाहित होगा, इधर से इधर प्रवाहित होगा, लेकिन जब हम इस पर अधिक दाब लगाएंगे, प्रासरण से अधिक दाब लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो ये क्या कह रहा है, प्रासरण का जो प्रासरण का नियम है उसका विपरीत कार्य कर रहा है। तो यही कह रहा है जब इसका उल्टा कार्य करने लगेगा तो ये प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम, तो इसे ही प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं, यानी कि प्रासरण का उल्टा। तो देखिए ये कि यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया प्रासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि हमारा जो है जो हमारा जो प्रासरण का नियम के अनुसार से हमारा जो हमारा विलयन है, ये इसके जो अणु होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित करते हैं, आपको मालूम ही होगा। लेकिन जब हम इस पर प्रासरण से अधिक दाब लगाएंगे, जो इस पर प्राकृतिक दाब लग रहा है उससे अधिक दाब हम इस पर लगाएंगे जब, तो ये क्या करेगा, इसके अणु जो है अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। तो ये क्या कर रहा है, प्रासरण की प्रक्रिया के विपरीत कार्य कर रहा है, इसलिए इसे प्रतिलोम प्रासरण यानी विलोम प्रासरण जो है, प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम, उल्टा, यानी कि तो इसे ही कहते हैं कि ये उल्टा कार्य कर रहा है। तो ये हो गया प्रतिलोम प्रासरण, यानी कि प्रासरण का उल्टा कार्य कर रहा है, इसे ही कहते हैं प्रतिलोम प्रासरण।
तो यही हमारा होता है प्रतिलोम प्रासरण। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में उतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।